नमस्कार, दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है 3 का तरकश का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। हम डिबेट पे जाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया है और वो कह रहे हैं कि 5 देशों के साथ कई अहम समझौते प्रधानमंत्री ने इस दौरान साइन किए हैं। यूएई की भारत में निवेश की मंजूरी, यूएई से एलपीजी उपलब्धता पर करार हुआ है, एआई सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी निवेश को मंजूरी दी है। तो इन 5 देशों के दौरों से क्या हासिल हुआ उससे लेकर पीयूष गोयल जानकारी दे रहे हैं। अगर हम स्पष्ट आउटकम्स को देखें तो जैसे यूएई ने 75 से 100 बिलियन डॉलर की निवेश की कमिटमेंट की, इस एक यात्रा में 45,000 करोड़ लगभग 5 बिलियन डॉलर के कमिटमेंट्स को पूर्णतः अप्रूव किया गया और वो भारत में आने के लिए तैयार हो गए। इस विजिट के दौरान जीवन के हर पहलू को छूने वाले विषयों के ऊपर काम हुआ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए, उसको सुरक्षित करने की यूएई के साथ जो करार किया गया है, जो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को बढ़ाने के लिए 30 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़े, उसमें यूएई की साझेदारी। आइए रुक करते हैं आज की डिबेट का। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बुलडोजर, घुसपैठिए, वंदे मातरम और अब कुर्बानी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। 13 दिन पहले सीएम की कुर्सी संभालने वाले शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई 2026 को आदेश जारी भी किया गया और इस आदेश में क्या कहा गया कि पहले से जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब मदरसों में क्लासेस शुरू होने से पहले जो प्रार्थना है वो वंदे मातरम वहां पर गाया जाना जरूरी है। शुभेंदु सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोला और वंदे मातरम को जबरन थोपने का आरोप लगाया। वहीं बकरीद से पहले यूपी से लेकर बंगाल तक कुर्बानी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बंगाल सरकार ने हाल ही में वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सूबे में नया विवाद शुरू हो गया। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने शुभेंदु सरकार को सीधी चुनौती दी और क्या करें, चैलेंज करते हुए कि कुर्बानी को कोई रोक ही नहीं सकता। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो कुल मिलाकर यूपी से लेकर बंगाल तक जिन मुद्दों पर विवाद आपको दिखाई दे रहा है, ध्रुवीकरण से जुड़े हुए मुद्दे, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जिनके इर्द गिर्द आज ये चर्चा है। यूपी से बंगाल तक आखिर ये परिस्थिति क्यों खड़ी हो रही है? वंदे मातरम से किसे परेशानी है? क्या जबरन थोपे जा रहे हैं फैसले, जैसा कि विपक्ष और मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहे हैं? कुर्बानी को लेकर तनातनी क्यों? यूपी से बंगाल तक आखिर इतना विवाद क्यों है? बनी तो हो गई, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है। मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। देखिए, इस पर कानून है, इस पर निश्चित तौर से सरकार कानून करेगी। को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है, तो गाय राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं? क्योंकि इनका एजेंडा फेल हो जाएगा। और आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ हैं, वीएचपी से अमितोष पारिक जुड़ रहे हैं चर्चा में। हमारे साथ ममिता चक्रवर्ती पॉलिटिकल एनालिस्ट बातचीत में जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ जी भी चर्चा में आ गए हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत प्रियंका टिब्रेवाल जी आपके साथ करना चाहूंगी। हुमायूं कबीर तो खुली चुनौती दे रहे हैं, गाय की भी बलि होगी, ऊंट की भी होगी, बकरे की भी होगी, कोई रोक नहीं सकता हमको।
कैसे रोकेंगे बताइए, आप? जो लोग ना संविधान में मानते हैं, जो लोग ना कानून में मानते हैं, जो लोग देश की किसी भी चीज में गरिमा जिनको नजर नहीं आती, उनको आप क्या समझाएंगे? इन्होंने साफ कहा कि कोई भी कानून जो है उसको ये नहीं मानेंगे। भाई, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी की बात सुनो, यहाँ तो कानूनी बात हो रही है। और कानून क्या कहता है? कानून में यहाँ लिखा हुआ है कि एनिमल जो हमारा स्लॉटर एक्ट जो है, कंट्रोल एक्ट 1950, उसमें ये बात और पूरा प्रावधान दिया हुआ है कि 14 वर्ष के ऊपर के जो एनिमल्स हैं उन्हीं को स्लॉटर किया जा सकता है। वो भी उनको या किसी तरह की अगर डिफॉर्मिटी है या किसी भी कारण से जो इंजरी है, इस तरह की चीजें जो है सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही उसमें उसको काटा जा सकता है। अब ये कहते हैं हम नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, करेंगे, तो भाई जो लॉ के नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आप क्या करेंगे? वो चैलेंज दे रहे हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आप उन्हें समझाएंगे या कानून लागू हो आप इसे इंश्योर करेंगे? कैसे होगा? बिल्कुल, अरे देखिए, समझाना क्या है, कानून जो है और जिस हिसाब से कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, ये मामला आज कोर्ट में भी पहुंचा है, ऑर्डर रिजर्व है, तो जो कोर्ट का निर्देश आएगा उस हिसाब से जो है कानून को फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा। हाफिज और कोई अगर कहता है कि हम नहीं मानेंगे, बकरीद से पहले हर साल ये विवाद होना एक रवायत सी हो गई है। सवाल ये उठता है कि हर बार जब ये विवाद होता है, ये विवाद वाकई कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है या फिर सीधे सीधे शुद्ध रूप से देसी राजनीति, देसी पॉलिटिक्स है? देखिए, मैं तो बंगाल के सभी मुस्लिम को बधाई देता हूं, उनके उलमा को बधाई देता हूं, जिनकी अपील पर बंगाल के लोगों ने निर्णय कर लिया कि हमें गौवंश को कुर्बानी में इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन हुमायूं कबीर खुले आम ये कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होगी और गाय की भी होगी। मेरा शुभेंदु अधिकारी जी से प्रार्थना है कि अगर आप दोनों का मैच फिक्स नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी करवाइए। हुमायूं कबीर Z+ भी लेते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, संविधान को चैलेंज भी करते हैं, मुसलमानों को प्रोवोक भी करते हैं और संविधान विरोधी बयान भी दे देते हैं। गाज आपका गिरता है छोटे छोटे गरीब मुसलमानों पर, मॉब लिंचिंग कर लेते हैं आप गरीब मुसलमानों की। अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग हम बड़ा पॉइंट है ये प्रियंका टिब्रेवाल जी, ये बड़ा पॉइंट है उनका। देखिए, हुमायूं कबीर के साथ अगर आपकी कोई सांठगांठ नहीं है तो गिरफ्तार करिए उन्हें, क्योंकि सीधे शुद्ध रूप से अगर वो ये कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो बंगाल में परंपरा चली आ रही है उसका पालन होगा, आप हमें नहीं रोक सकते, ये तो सरकार को चैलेंज है। सरकार को चैलेंज है तो एक्शन होना चाहिए अगर आपकी नहीं सुन रहे वो। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम होगा। कोई हुमायूं कबीर जो है वो किसी का सरपरस्त बन करके बात कर रहे हैं, भैया वो बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जितनी भी मुस्लिम सोसाइटी है उनको वही चलाएंगे। अगर इतना ही दम था तो 2 सीट तो जीत करके आ नहीं पाए, तो और ये ठेकेदार बन रहे हैं मुसलमानों के। 100 भैया 100 की सीधी बात ये है कि चाहे वो कोई भी हो, हुमायूं कबीर हो या और कोई भी हो, अगर वो सुनिए साहब, आप जब बोल रहे थे मैं चुप थी, थोड़ा सा भाई उम्र का लिहाज भी करिए और दूसरों का भी लिहाज करिए। क्या सवाल है आपका गुलाम सरवर जी? एक सेकंड, उनका सवाल क्या? गुलाम सरवर सवाल पूछिए अपना, क्या है आपका प्रियंका जी से सवाल बताइए। गौ माता को राष्ट्र माता कब घोषित करेंगे और हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कब करेंगे? ठीक है, बताइए प्रियंका जी। देखिए, ऐसा है कि किसी के कुछ कहने से या अपनी राय दे देने से नेशन में कोई भी फैसले नहीं लिए जाएंगे। जो देश का फैसला है वो करने के लिए कोर्ट्स भी बैठे हैं, सरकार भी बैठी है और सरकार को जब जो फैसला करना होगा वो करेगी। इनके बोलने पर कि आप घोषित कर दीजिए या इनके भड़काने पर या भड़काऊ बयानबाजी करने पर कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये मुस्लिम पक्ष की मांग थोड़ा ना है प्रियंका टिब्रेवाल जी, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष की मांग तो नहीं है। साधु संत शंकराचार्य सब ये कह रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, और ये सेंटर को करना है। राज्य सरकारों के पास तो ये अधिकार है नहीं, क्यों बच रही है सरकार इससे? मैं यही नहीं, बचने की और नहीं बचने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने फिर कहा कि किसी भी चीज को एक लॉ बनाना, नोटिफिकेशन निकालना, ये सरकार का काम है और सरकार इसमें जो उचित निर्णय होगा वो सरकार लेगी। लेकिन किसी के भड़काऊ बयानबाजी से या किसी के बोल देने पर कि आप आज से ये करिए, इनके बोलने पर सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, बादल देवनाथ। पहली बात। दूसरी, हुमायूं कबीर ने अगर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करी तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर दरकार पड़ी तो अरेस्ट भी किए जाएंगे। बादल देवनाथ जी, संतुष्ट हैं आप प्रियंका टिब्रेवाल जी की बात से? मैडम, मैं तो पहले एक कुर्बानी बकरीद के बारे में बाद में बोलूंगा।
सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, सारे पैनलिस्ट को, आपके चैनल के माध्यम जितना दर्शक देख रहा है, मेलोडी को मेलोडी आपको कोई दिया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन काल से पूरे देश में कोई मेलोडी ट्रॉफी नहीं है मैडम, एक भी नहीं है, पूरा खत्म हो गया। और पूरे देश में यही चर्चा चल रहा है प्रधानमंत्री जी मेलोडी को मेलोडी ट्रॉफी दिया। मैं इसके कोई बातें एक खराब बातें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ इसलिए। और सारे बादल देवनाथ जी, जितना मैडम सुनिए ना, प्रियंका हिंदी तो पढ़ लेते होंगे आप थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट चल रहा है स्क्रीन पर, मैं सुनो प्रियंका, मैंने क्या सवाल पूछे हैं, डिबेट में क्या इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे ख्याल से सब सुना होगा ना आपने। क्या आपको विषय की जानकारी है किस विषय पर आज बात हो रही है? जिस विषय का सर आपने जिक्र किया उस पर मैं कल डिबेट कर चुकी हूँ, इसी समय पर 3 बजे के टाइम पर की थी, कल डिबेट कर चुकी हूँ। आज जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ उस पर बात करिए। ओके मैडम, मैं खराब नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मुझे अच्छा भी लगा है। देश के राजा किसी को तो ट्रॉफी तो दिया है, और देश के सारे लोग 140 करोड़ लोग देख रहा है, और कुर्बानी क्या बात मैडम। मैं देवनाथ हूँ, मैं गोहत्या के खिलाफ हूँ, और ये जो नाम है बकरी ईद और गाय का जो राष्ट्र पशु का, मुझे बताइए, आप मानते हैं कि हुमायूं कबीर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। क्या आप मानते हैं पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? मैडम पॉइंट पे बात करिए सर, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मैडम, राष्ट्रीय पशु का जो नाम आपने लिया, ये हजारों लाखों साल से राष्ट्रीय पशु ही है, गोरु गाय को कहते हैं। मैं तो खिलाफ हूँ, क्योंकि देवनाथ हूँ। गो हत्या तो मैं गाय हत्या तो मैं नहीं मानता हूँ। मुझे पूरा मेरा जो सब्जेक्ट है मैथोलॉजी, उसमें कहता हूँ गो हत्या महापाप है। लेकिन इन लोगों का बात सुनिए, प्रियंका का बात सुनिए, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहन कहता हूँ उनको, ये बोल नहीं सकते जो जबरदस्ती गो हत्या का नाम है। गोरक्षा समिति जो है, जो गोरक्षा समिति के नाम से चारों तरफ जो हंगामा करते हैं, लेकिन इसका आज क्षमता नहीं है। चलिए, मेरी सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि देखिए सभी को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए, इसलिए प्लीज पॉइंट पे बात करिए। इधर उधर जाएंगे तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर मैं ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाऊंगी। मेरे पास सीमित समय है, उस समय की रिस्पेक्ट करिए। ममिता जी, हाँ बोलिए। लेकिन ममिता चक्रवर्ती मैडम 10 सेकंड मैडम, जब सब बता रहे थे, मैं कोई टिप्पणी नहीं की, तो मीनाक्षी जी मुझे मैं आपसे विनती करती हूँ कि देखिएगा कि अनइंटरप्टेड बोल सकती हूँ। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कोई भी राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति रहता है, कोई भी कम्युनिटी, उसे राष्ट्र का धर्म मतलब संविधान मानकर चलना है, उसके मतलब कानून मानकर चलना है। क्योंकि क्या है कि अब जब कोई बाहर, मैं अगर आपको बस छोटी सी एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगी, अब सऊदी अरबिया में जाएंगे तो हिंदू को ना वहाँ पे खुले कोई मंदिर, जुलूस या धर्म की प्रचार आप नहीं कर सकते हो, तो प्राइवेट पूजा के लिए तो इजाजत है। पर यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं बंगाल की बात करती हूँ आपको, तो आपको शायद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लाहिड़ी का केस के बारे में पता होगा, जहां पे 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि स्लॉटरिंग ऑफ हेल्दी काउज ऑन बकरी ईद इज नॉट एसेंशियल और रिक्वायर्ड फॉर एनी रिलीजियन पर्पस ऑफ मुस्लिम। एंड सबसे बड़ी बात तो यह है मीनाक्षी जी कि हमारी संविधान का 48 जो आर्टिकल 48 क्या कहते हैं, वो जरा जिन लोग इसके लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये चाहिए, ये हुमायूं कबीर जैसे जो लफंगे बात करते हैं, इनको जाकर जरा पूछिए तो हमारी संविधान 48 क्या कहते हैं। और ये अगर वो नहीं मानना चाहते, इसका मतलब क्या होता है कि वो देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश के संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये वो कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता तो हिंदुओं को भी है पूजा करना, है ना। तो बहुत जगह जहाँ पे वो माइनॉरिटी है उसको ये इजाजत नहीं मिलती है। पर मैं कोई प्रतिशोध की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जो देश में रहोगे उसके संविधान को आपको मानकर चलना है, उसके कानून को आपको मानकर चलना है। और ये बादल देवनाथ को कोई ट्रॉफी देकर प्लीज चुप कर रहिए, उसको बहुत जलन हो रहा है कि मेलोनी जी को क्यों ट्रॉफी मिल गई, मुझे क्यों नहीं दिया गया। आप पहले तो आप ढंग से बात करो। देखिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, यूपी में भी तस्वीर रही है। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार ये कहती है कि खुले में बलि नहीं होगी, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? या यूपी में जब अवैध बूचड़खानों पर एक्शन होता है, या इस दौरान अगर एक लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में कि आप किसी दूसरे समुदाय की संवेदनशीलता को भी इफेक्ट नहीं करते, इसे मानने में क्या दिक्कत हो सकती है किसी को भी? धर्मेंद्र यादव जी, क्यों इसमें राजनीति खोजी जा रही है? मीनाक्षी जी, धर्म की राजनीति का जो एक्सपर्टाइज है वो भारतीय जनता पार्टी पर है, और भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इस तरह का प्रोपेगेंडा उठाती है।
अलग अब अलग कहाँ धर्मों की चुनाव अपनी है अपनी इस मान्यताएं हैं। अभी कहाँ सुन चुनाव? लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप तो कह रही है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश का नाम तो आपने लिया ना, तो उत्तर प्रदेश में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, अरे मैडम आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, आप क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आती हूँ प्रियंका जी, एक बार वो कंप्लीट कर लें, फिर आऊंगी आपके पास। बोलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। मीनाक्षी जी, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और भारत का संविधान सभी धर्मों के संरक्षण की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ना धर्म को मानते हैं और ना इस संविधान को मानते हैं। नहीं सर, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, लेकिन अधिकार असीमित नहीं है। बता तो रहा हूँ मैं, वो फिर पॉलिसी के हिसाब से उस क्षेत्र विशेष में जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो उस पर बात करते हैं, उसको तय करते हैं। असीमित अधिकार कहीं नहीं है सर संविधान में भी। असीमित अधिकार नहीं है। विशेषाधिकार का मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सुविधा शुल्क, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय खाने की बात भी कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगलवार को मछली भी खा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुर्गा और भात खाने को तैयार हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मटन भी खाने को तैयार हो जाते हैं मंगलवार को, और अपने आप को हिंदू बताते हैं। कामाख्या मंदिर में भी बलि देने की परंपरा है। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें कहाँ रोक है? तो किसी को खाने के लिए रोक है क्या? कहाँ पर रोक है, मुझे बताइए आप। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, आपने नहीं देखा दिल्ली में बंद करवा दिया था? नहीं, चिकन खाने में, मटन खाने में कहाँ देश के किस हिस्से में रोक है, मुझे बताइए जहाँ पर कानूनी रूप से रोक है। बंद कराई थी ना, क्यों दुकानें? अरे दिल्ली में आपने देखा होगा दुकानें बंद रही नवरात्रों में, उत्तर प्रदेश में बंद रही। आप कैसी बात कर रही हैं? आपको इतनी जानकारी अगर नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, उनको अपना राजनीतिक फायदा उठाना है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कहना चाहूंगी, ये धर्म के आधार पर राजनीति की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं भैया। मैं आपको पूछना चाहूंगी, एक सेकंड, डोंट इंटरप्ट, डोंट टेक इट प्लीज। स्टालिन ने जब कहा था कि हिंदू सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ कंपेयर किया था, तब आपका इतना सेंटेंस कहा था। एक सेकंड मीनाक्षी जी, धर्मेंद्र सुन लीजिए, आप की बात का जवाब दे रही हूँ। हाँ सुन लीजिए, बोलिए। हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ तुलना किया था, तो ये इसके बीजेपी का और आरएसएस का क्या संबंध है? फिर सोनावर्ती ने जब 3 दिन जाकर लाल बजाय पुलिस स्टेशन पे बैठ के बंगाल में राइड लगाया था, वहाँ पे क्या आरएसएस का कोई आया था? ठीक है, मैं अब अमितोष पारिक के पास जाऊंगी। ठीक है, ओके, अमितोष पारिक जी, हमने सभी पक्षों को सुना, सबके पास अपनी दलीलें हैं, लेकिन मैं अब एक बड़ी तस्वीर पर बात करना चाहती हूँ। आप विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पर बैठे हैं, मुझे ये बताइए, हिंदू समाज के लिए गाय का जो रेलेवेंस है, उससे जुड़ी हुई जो संवेदनाएं हैं, जो भावुकता है, उसकी अपनी जगह है इस देश में। उन सबके मद्देनजर जब सरकार उस पर बात करती है, साधु संत समाज सीधे सीधे ये कहता है कि आप इस पर एक नेशनल पॉलिसी लेकर आइए, तो क्यों कंफ्यूजन देश में पैदा हो रखी है? क्यों इससे सरकार बच रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर अगर हर बार बकरीद से पहले राजनीति होगी, फिर किसी और समय से पहले राजनीति होगी, तो वंस एंड फॉर ऑल इस पर एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं बन जाता है, नियम कायदा? एग्जैक्टली मीनाक्षी जी, देखिए इस तरीके के विषय फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के अंदर में भी आए थे कि वंस फॉर ऑल क्यों नहीं सेंटर इस पे कानून बना देती, जिसको रेव स्टेनलेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 1978 में कह दिया था कि दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट, नॉट ए कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट हैज अ राइट टू क्रिएट देयर ओन लॉज। इसमें भी मुझे लगता है स्टेट के पास राइट्स है अपने लॉज बनाने के, और अगर लगता है कि संवैधानिक मांग इतनी ज्यादा है तो सरकार मुझे लगता है निष्पक्ष रूप से इस पे संविधान भी निकालेगी और इस पे कोई ना कोई समाधान निकालेगी। लेकिन 1958 में मोहम्मद आनिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के अंदर में कह दिया गया था कि आर्टिकल 25 व्हिच गिव्स द फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। और इसलिए गाय को काटना जो है वो आर्टिकल 48 और आर्टिकल 25 का वायलेशन, इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब आप कभी भी किसी भी बात को करते हैं तो आपकी ईआरपी होनी चाहिए, दैट मींस इट शुड बी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सड़क पे नमाज पढ़ने की मांग उठी, लेकिन इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो आसीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तहसीन एस पुना वाला यूसेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया गया था, लेकिन फिर भी मांग उठी। तो मुझे लगता है गाय को काटना इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सुप्रीम कोर्ट, इवन द हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट इन डीबी, जो मेरे अभी मित्र ने भी बताया, वहां पे क्लियर कर चुके हैं। दूसरी बात, मांग कौन सी उठ रही है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम की, जैसे आपको याद होगा मीनाक्षी जी, होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग वाज आल्सो बीइंग चैलेंज। इसमें करा था चैलेंज अजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 51 है, आपको वंदे मातरम गाना भी पड़ेगा। मदर से बंद कराए, कोर्ट ने कहा कि मदर से अनरिकॉग्नाइज होंगे वो बंद करने पड़ेंगे। टू गिव लैंड टू द बीएसएफ, कोर्ट ने कहा, कैलकाटा हाई कोर्ट ने पैरा 35 से लेकर 43 तक आपको लैंड देना पड़ेगा। पैरा 20 पब्लिक लैंड कैन नॉट बी यूज्ड असिन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर में कहा गया, लेकिन फिर भी मांग उठी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में टैक्सी के अंदर साहब एक बार वो कंप्लीट कर लें। हाँ, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, बात पूरी कंप्लीट कर लें वो। ठीक है, मुझे लगता है निरंतर रूप से जो जो विषय उठाए गए, जो जो मुद्दे उठाए गए, चाहे मदर से ले लीजिए, चाहे नमाज ले लीजिए, चाहे काउस लेटर ले लीजिए, चाहे आप लाउड स्पीकर ले लीजिए, चाहे आप हिजाब ले लीजिए,
सारे विश्व 50 सीए ले लीजिए, एसआईआर ले लीजिए, हाफिज सारे गुलाम सरवर जी, जो बात अमितोष जी कह रहे हैं और प्रियंका टिब्रेवाल ने भी जो विषय यहाँ पर उठाया, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की बात है, अगर लाउड स्पीकर पर पश्चिम बंगाल ने फैसला किया है तो वो फैसला सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है, वो तो मंदिरों पर भी लागू हो रहा है, तो फिर परेशानी किस बात की है सर? उस पर कोई आपत्ति नहीं है, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार क्लियर करे। नहीं, आप हो सकता है सर यहाँ पैनल में, डिबेट पैनल पर बैठकर आप कह रहे हो कि इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बंगाल से वो वॉइसेस भी आ रही है ना जो लाउड स्पीकर वाली बात का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रमाता होगी कब चुनाव होगा, राष्ट्रमाता क्यों नहीं मानेंगे आप? सरकार उसको बाज़ाब्ता संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं घोषित करेगी? संवैधानिक प्रक्रिया है। हाईकोर्ट को नहीं मान रहे हैं, आप हसीन कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहे। हाफिज गुलाम सरवर जी, मेरी बात सुनिए। हाफिज गुलाम सरवर जी, आपके पास एक पॉइंट लेकर आ रही हूँ। आपने कहा राष्ट्रीय पॉलिसी इस पर क्यों घोषित नहीं कर सकते? भारत जिस विविधताओं का देश है, ज्योग्राफिकली जिस तरह की परिस्थितियां देश में हैं, उन सबके मद्देनजर ये स्टेट सब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि बेशक यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पर बैन है, राज्य सरकारों ने बैन किया हुआ है, लेकिन फिर हमारे पास वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ अनुमति है। फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ पर अलग परिस्थिति है। भारत की इन विविधताओं को भी तो स्टेट देखेगा सर। इस प्रैक्टिकल, इस व्यवहारिक बात को क्या नहीं समझ पा रहे आप लोग? भारत के इन विविधताओं से मुसलमान को बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं। कौन फेंक रहा है बाहर भाई? कौन फेंक रहा है बाहर? कौन से मुसलमान आज बाहर फेंक गए? कौन से मुसलमान बाहर फेंक गए? जो बांग्लादेश के, उसको ममता बनर्जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को बाहर फेंका जा रहा है? गुलाम सरवर जी, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? नॉर्थ ईस्ट इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, जहां मुस्लिम जो बांग्लादेश का है वो बांग्लादेश का है, जो भारत का है वो भारत का है। सेक्शन 6 है कि वैलिड नहीं, एक सेकंड, ये पॉइंट एक्सप्लोर करने दीजिए। अमितोष जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ, गुलाम सरवर जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ है ये बात? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट में इनका हलक चूक जाता है, गोवा जाकर ये नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, गाय खाता हूँ, हिम्मत नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल पे ठीक है। प्रियंका जी, इसलिए मैं किरण रिजिजू साहब का जिक्र कर रहे हैं वो। मैं सिर्फ ये ठीक है, प्रियंका जी, भारत की इन विविधताओं के बीच में आप एक संतुलन कैसे बनाएंगे? प्रियंका जी, देखिए, मैं कह रही हूँ कि ये तो बात ही बेमतलब की हो रही है। यहाँ नेताओं का संतुलन और ना संतुलन की बात ही नहीं है। ऑलरेडी जो चीज लॉ है, ये कोई नया कानून नहीं बना है, ये पश्चिम बंगाल में लॉ है जो एग्जिस्ट करता है, जिसमें ये कह दिया गया है। एक 14 वर्षों वाली बात मैंने आपको बता दी कि उसमें जो फिट रहते हैं एनिमल्स, उसी का स्लॉटर हो सकता है। दूसरा, डेजिग्नेटेड प्लेस की बात भी इस कानून में कही गई है कि आप सरेआम, खुलेआम ये स्लॉटर नहीं कर सकते। तो इसी चीज को तो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है। ये कानून जो माना नहीं जा रहा था, क्योंकि तृणमूल बोलिए सीपीएम के राज में मनमानी की जा रही थी, लॉ की कोई इज्जत नहीं थी, तो इसीलिए कहा गया है जो लॉ कहता है उसे माना जाए। शॉर्ट में पूछेगा सवाल अपना सर। हाँ, धर्मेंद्र यादव जी। प्रियंका जी को ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीफ एक्सपोर्ट में देश को नंबर 1 बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीफ खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मीट खा रहे हैं। सर, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट, ठीक है, मुझे पता था ये पॉइंट आएगा। मुझे बताइए, बीफ एक्सपोर्ट की जब बात होती है, बीफ में बफेलो मीट की बात होती है या काऊ मीट की बात होती है? कैटेगरी क्योंकि सेम है दोनों की। मीनाक्षी जी, दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, दोनों इंक्लूडेड है उसमें, दोनों इंक्लूडेड है। प्रियंका जी, बिल्कुल दोनों इंक्लूडेड है। और मेरी जानकारी है बीफ एक्सपोर्ट में, एक सेकंड सर, बीफ एक्सपोर्ट में मेरी जानकारी ये है कि भारत काऊ मीट एक्सपोर्ट नहीं करता है सर, ये मेरी जानकारी है। मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट करिए। प्रियंका जी, देखिए, ये लोग यहाँ टीवी पर आकर के झूठ इसी तरह से बोलते हैं और इसी तरह से लोगों को भड़काते हैं। दैट इज अबाउट बफेलो मीट, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये कहा गया है कि कानून के हिसाब से कुर्बानी होगी, खुली जगहों पर कुर्बानी नहीं दे सकते, डेजिग्नेटेड प्लेसेस में होंगी, सर्टिफिकेट की दरकार है कि कौन स्लॉटर के लिए फिट है। और ये कह रहे हैं कि हमें खाने नहीं दे रहे। प्रियंका जी, चलिए मैं एक लाइन में, प्रियंका जी सरकार में आप हैं इसलिए ऑपोजिशन के सवालों के लिए मैं आपको एक मौका और दे रही हूँ, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, जो बात धर्मेंद्र जी भी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां पर जो ये कह रहा है कि हम बीफ खाते हैं, उन पर आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन देश के बाकी हिस्सों पर आप ये नियम थोपना चाहते हैं। फिर मैं बोल रही हूँ कि ये जो है गलतफहमी फैलाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरी तरह से बताया गया है कि जो कानून है उससे माना जाएगा।
और हर स्टेट में अलग तरह से अलग इस सब्जेक्ट पे अलग अलग कानून है। जैसे जिन जगहों पर बैन है वहां बैन है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसी को फॉलो करने की बात कही जा रही है। गुलाम सरवर जी, जनता को भड़काने की बात कर रहे हैं। स्टेट तय कर रहा है सर, जिस स्टेट में जिसकी सरकार है, जिसको मैंडेट मिला है, वो उसके हिसाब से तय कर रहा है। गुलाम सरवर जी, एक बड़े टीवी डिबेट में भाजपा के बड़े दिग्गज राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद ने स्वयं गौ वंश के अलग अलग क्वालिटी बताने शुरू कर दिए थे कि जो नॉर्थ ईस्ट में है वो तो मिथुन है। ये लोग हमेशा शब्द बदलते हैं, स्टैंड बदलते हैं, सिर्फ टोपी वाला दाढ़ी वाला मिल जाए तो फिर सब कुछ बदल देते हैं। ये नहीं चलेगा इस देश में। आप स्पष्ट नीति बनाइए, देश कानून से चलेगा, पॉलिसी से चलेगा। चलिए इस डिबेट को मैं अब इसी पॉइंट पर विराम दूंगी कि जिन विषयों पर राजनीति हो रही है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया, बकरीद हर साल आती है और हर साल ये बहस फिर छिड़ती है। कहीं पर तो संतुलन निकालना होगा, बिठाना होगा, जिसके बाद कम से कम ऐसे विषयों को लेकर इस तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो हम जमीन पर देखते हैं वो ना हो, और जिन मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए उन पर बात हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी हमजा मारा गया है। हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या, सूत्रों से खबर मिल रही है मुजफ्फराबाद में हमजा को गोली मारी गई। टीचर बनकर हमजा पीओके में रह रहा था। पुलवामा हमले की साजिश में ये आतंकी शामिल था, ये खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। अल बद्र संगठन से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका इसके साथ ही प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के प्रमुख कमांडर्स में शामिल अरजमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा के मारे जाने की सूचना सामने आई है। एजेंसीज के अनुसार वो लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल था और दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए और डिटेल्स के साथ। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी इसको बता रहे हैं, मतलब आतंकवादियों के समूह को एक बड़ा झटका दक्षिण कश्मीर में जिस तरह की इनकी गतिविधियां थी, इस लिहाज से पहले तो बताइए हुआ क्या है एग्जैक्टली घटना, किसने निशाना बनाया, क्या हुआ, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, जो बुरहान हमजा है वो पुलवामा के रत्नीपुरा का रहने वाला था और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जो एनडीटीवी को जानकारी मिली है उसके मुताबिक बुरहान हमजा आज मुजफ्फराबाद में अपने दफ्तर के अंदर बैठा हुआ था, तभी कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और उसको ताबड़तोड़ कई गोलियां मारते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। भागते समय एक हमलावर को वहां पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां तक बुरहान हमजा की बात करें तो ये पुलवामा का रहने वाला था और इसके बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिली है कि पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में इसका भी नाम था। इसने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनको काफ़ी हेल्प की, उनको हथियार मुहैया कराए और हमले से 2 साल पहले ही ये डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जरिए ये पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान भागने के बाद इसका जो अल बद्र संगठन है वो इसने ज्वाइन किया था, उसका ये ऑपरेशनल कमांडर था और 7 साल से लगातार पीओके में रह रहा था और मुजफ्फराबाद में इसने अपना बेस कैंप बनाया हुआ था, जहां पर दफ्तर के अंदर इसको गोली मारी गई है जिससे इसकी मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जो बुरहान हमजा है वो भारतीय एजेंसियों का मोस्ट वांटेड था और 2022 में गृह मंत्रालय ने इसको एक आतंकवादी घोषित कर दिया था, घोषित आतंकवादी था और लगातार पिछले 7 सालों से इसकी तलाश कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जो पुलवामा के अंदर हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उस हमले से 2 महीने पहले ही ये लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए पाकिस्तान भाग गया था और वहां पर बैठकर इसने पुलवामा हमले की कॉन्स्पिरेसी की। केवल यही नहीं, पुलवामा हमले के बाद से लगातार ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वहां से बैठकर कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है वो भी ये तैयार कर रहा था, सीमा पार से घुसपैठ करानी हो, आतंकवादियों को हथियार दिलाने हो, तो इस एक तरह का पूरा जो नेटवर्क है वो ये खड़ा कर रहा था। हालांकि जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसमें जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था और आदिल डार नाम का आतंकवादी मौके पर मर गया था जिसने ये विस्फोट किया था, लेकिन इस मामले में कई और साजिशकर्ता थे और उन्हीं साजिशकर्ताओं में एक बुरहान हमजा भी था जो अब मारा गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बुरहान हमजा को मारने वाले कौन लोग हैं,
लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक शख्स को वहां पर पकड़ लिया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों से ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक लगातार जो बड़े आतंकवादी हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों या दूसरे आतंकवादी संगठनों के हों, वो लगातार पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। अज्ञात हमलावर बाइक से आते हैं, गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। तो ये पैटर्न लगातार देखने को मिल रहा है और वहाँ की एजेंसियां इन हमलावरों को पकड़ नहीं पाती हैं। तो फिलहाल भारत के लिए एक अच्छी खबर कि पुलवामा हमले का जो मास्टरमाइंड में से एक है, वो पाकिस्तान में यानी कि पीओके में मारा गया है और वहां पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। भारत का ये मोस्ट वांटेड था और पुलवामा जैसे बड़े हमले में शामिल रहा है। इसके बारे में जानकारी ये भी मिली है कि पुलवामा के रत्नीपोरा का ये रहने वाला था और 7 साल पहले यानी कि 2019 में जो हमला हुआ था उसके पहले 2017 में ही ये मुकेश, इस वक्त हम बड़ी अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें पीओके से मिल रही हैं जहां पर इसे मारा गया है। रत्नीपोरा पुलवामा का रहने वाला था, टीचर बनकर ये वहां उस क्षेत्र में रह रहा था और 7 साल पहले पाकिस्तान गया था हमजा, पुलवामा का गुनहगार, और अज्ञात हमलावर आए और गोली मारकर चले गए, जिसके बाद इस आतंकवादी की मौत हो गई है। साउथ कश्मीर में इसका होल्ड था और पुलवामा में जो ग्राउंड पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें सपोर्ट करने में इसने मदद की। मुकेश, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, जरा इन तस्वीरों के बारे में और डिटेल्स दीजिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बुरहान हमजा था वो पीओके में जहां पर उसका बेस कैंप था, क्योंकि वो अल बद्र संगठन का ऑपरेशनल कमांडर था, तो वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं, गोली मारते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसको गोली लगी उसकी कुछ ही देर में वहां पर मौत हो गई, क्योंकि एक के बाद एक हमलावरों ने उसे कई गोलियां मारी हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि जो हमलावर आए थे उनमें से एक हमलावर वहां पर पकड़ा गया है। हालांकि वो कौन है, उसका क्या मकसद था, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, जांच चल रही है। लेकिन हमले के तुरंत बाद जो आसपास वहां पर लोग थे वो इकट्ठा हो गए और जो उसका शव पड़ा हुआ है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा हमला हुआ जिसमें भारत का जो गुनाहगार है, जो मोस्ट वांटेड है, वो मारा गया है। इसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि जो बुरहान हमजा था वो पीओके में टीचर बनकर रह रहा था, क्योंकि जो कश्मीर से जो टेररिस्ट भागकर जाते हैं उनकी पहचान जो है वहाँ पर कुछ और कुछ और कर दी जाती है, उनको टीचर या किसी और प्रोफेशन में दिखाया जाता है। लेकिन असल में जो वहाँ के बड़े आतंकी संगठन हैं उनके लिए वो काम करते हैं और उसी दौरान जो वहाँ से बैठकर भारत के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी है, जो साजिश है, वो करते हैं। और यहाँ पर चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ से बैठकर पूरा ऑपरेट करते हैं। तो बुरहान हमजा भी उन्हीं में से एक था जो कि अल बद्र के लिए वहाँ से काम कर रहा था और लगातार जो दक्षिणी कश्मीर में युवा हैं उनका एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा था, ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार कर रहा था, चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर युवाओं को जोड़ने की बात हो। इन तमाम कामों में पिछले कई सालों से वो लगा हुआ था और 2022 में गृह मंत्रालय ने उसको एक तरह से घोषित आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था और लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थी। उसके बारे में लगातार जानकारी तो आ रही थी कि वो पीओके में है, लेकिन पुख्ता तौर पर जो उसके खिलाफ जानकारियां हैं और वो सब नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये बड़ी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों से एनडीटीवी को मिली है, जिसमें ये मालूम चला है कि जो पुलवामा हमले का जो साजिशकर्ताओं में एक साजिशकर्ता है, उसको पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पिछले 3 से 4 सालों में करीब 25 ऐसे बड़े आतंकवादी मारे गए हैं जो कि भारत में मोस्ट वांटेड थे। पैटर्न एक ही होता है, बाइक से हमलावर आते हैं और पास में आकर गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। और जो वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ट्रैक आउट नहीं कर पाई है कि आखिर आतंकवादियों को कौन मार रहा है, लेकिन पैटर्न एक है और उसी पैटर्न के तहत बुरहान हमजा जो है वो भी मारा गया है। और फिलहाल वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं कि आखिर क्या हुआ है, हमले के पीछे कौन है, कैसे मारा गया है। लेकिन ये एनडीटीवी को सुरक्षा एजेंसियों ने कंफर्म किया है कि पुलवामा हमले में ये साजिश करता था और इसके अलावा कुछ और आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें इसका नाम आया था। और वहाँ पर पीओके में बैठकर लगातार कश्मीर में युवाओं का जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसका एक बड़ा ये
नेटवर्क तैयार कर रहा था, हथियारों से लेकर फंडिंग तक की व्यवस्थाएं ये कर रहा था और इसी बीच इसको मार दिया गया है। तो फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक जो गुनाहगार है बुरहान हमजा, वो फिलहाल मारा गया है और अज्ञात हमलावरों ने उसको कई गोलियां मारी हैं। जी आती हूँ मुकेश आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को डिटेल में ये खबर समझा दें। पीओके में आतंकी हमजा मारा गया, अल-बद्र संगठन से इसका संबंध, और 2022 में गृह मंत्रालय ने इसे खतरनाक आतंकी घोषित किया था। पुलवामा हमले में भी इसका रोल रहा है। उस दौरान पुलवामा हमले के साजिश पे इसका रोल रहा, क्योंकि जब जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, ग्राउंड सपोर्ट हमजा ने उन्हें दिया है। पीओके में टीचर बन के रह रहा था और मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई। घटनास्थल की तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आतंकी संगठन अल-बद्र से ये जुड़ा हुआ था और जहां पर देखिए गोली मारी गई, उसके बाद वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है। लोग हतप्रभ वहां पर, लेकिन एजेंसीज ये नहीं पकड़ पाई वहां पर कि किसने ये हमला किया। अज्ञात हमलावर आए और मारकर चले गए। मुकेश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि बीते कुछ सालों का अगर आप लेखा जोखा देते तो 20 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें इस तरह की अलग अलग घटनाओं में नेस्तनाबूद किया गया है। मुकेश, दक्षिण कश्मीर में जो इसका प्रभाव था और एक पैटर्न जो दिखाई देता है कि यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देने के बाद आप पीओके भाग जाते हैं और वहां पर फिर आप एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, टीचर बन के रह रहे हैं, या वहां के किसी न किसी एटमॉस्फेयर में आप अपने एक नए रोल में, नए किरदार में आम जिंदगी जी रहे हैं। ये भारत के लिए कितना कष्टकारी इस लिहाज से है कि यहाँ की धरती से निकलकर आप वहां जाकर और फिर यहाँ के खिलाफ साजिशें प्लान करते हैं। देखिए, बिल्कुल पुलवामा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव रहा है। अगर आप देखें इतिहास पुलवामा का, तो वहाँ से कई आतंकवादी बने हैं जिन्होंने बड़े बड़े आतंकवादी हमले किए हैं। बुरहान वानी भी पुलवामा का ही रहने वाला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेररिस्ट हैं जो कि पुलवामा से निकले हैं। लेकिन अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें यह हुआ है कि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में सख्ती की है, जिस तरह से लगातार वहाँ टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर पत्थरबाजी बंद हुई है, उसके बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक नए पैंतरे के तहत ऐसे युवा जो कि काफ़ी एक्टिव रहे हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको वो पीओके में बुलाते हैं और वहाँ पर फिर वहाँ से बैठकर उनसे कश्मीर के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी है, जो या दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो करवाते हैं ताकि यहाँ पर वहाँ पर वो बैठकर वो सेफ रहें। लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त आदित्य राज कॉल भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। आदित्य, बहुत बड़ी खबर ये इस वक्त निकल कर आ रही है, जहां पर पुलवामा हमले की साजिश में जो आतंकवादी शामिल था, टीचर बन के रह रहा था पीओके में, उसे अज्ञात हमलावर मारकर चले गए हैं। और बीते पास्ट का जिसका जिक्र अभी मुकेश भी कर रहे थे, 20 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी हैं जो इस तरह की घटनाओं में खत्म किए गए हैं। आदित्य, आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है हम तक, फिर संपर्क करते हैं आपसे। मुकेश, आपको आवाज आ रही है? मुकेश, चलिए खबर आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए, टीचर बनकर हमजा वहां पर रह रहा था। आतंकी संगठन अल-बद्र से संबंध बताया जा रहा है और घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उसे गोली मारी गई और उसके बाद इस इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल, जो लोग आसपास हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए और देखने की कोशिश की आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने 2022 में इसे खतरनाक आतंकी घोषित किया था। 7 या 8 साल पहले ये पीओके चला गया था और आज वहां पर उसे खत्म कर दिया गया। मुकेश, कितनी देर पहले की ये घटना है जब इसे अंजाम दिया गया, और ये अज्ञात हमलावर, इनके बारे में कोई जानकारी, कैसे आए, किस तरह से हमला किया, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, अब ये घटना कुछ देर पहले की है। जैसे ही घटना हुई उसके बाद तुरंत भारतीय एजेंसियों की इसकी जानकारी मिली कि बुरहान हमजा जो है वो मारा गया है। इसके बाद NDTV को भारतीय एजेंसियों ने कंफर्म किया कि बुरहान हमजा, जो कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक था, उसको पाकिस्तान में मार दिया गया है। कुछ देर पहले ही हमला हुआ है और जैसे ही हमला वहाँ पर हुआ उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि बुरहान हमजा जब मारा गया उस वक्त वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। अल-बद्र का वो ऑपरेशनल कमांडर है और अपने ऑफिस में बैठकर वो लगातार भारत
भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है, कश्मीर में बड़े हमले करवाता है। भारत में खासतौर से कश्मीर में, दक्षिणी कश्मीर में जो OGW वर्कर्स हैं यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनका वो नेटवर्क तैयार करता है, यहाँ पर हथियार सप्लाई करता है, फंडिंग करता है और लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। तो ये कुछ देर पहले उसको मारा गया, ये जानकारी मिली है। जहाँ पर ये हमला हुआ वहाँ पर एक कार खड़ी है। क्या ये कार हमलावरों की है या फिर किसी और की, ये साफ नहीं है, लेकिन कार के आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और उसके बगल में शायद जो हमजा का शव है वो पड़ा हुआ है, जिसको लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमलावर कौन थे ये भी साफ नहीं है, लेकिन एक जानकारी मिली है सूत्रों से कि एक हमलावर उनमें से वहाँ पर पकड़ा गया है, जिससे जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ वो पूछताछ कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ा है और वो पूछताछ कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि वहाँ पर लगातार अज्ञात हमलावर खासतौर से बाइक से आते हैं और चाहे वो किसी भी संगठन का आतंकी हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो, जैश ए मोहम्मद का हो या हिजबुल मुजाहिदीन का हो, अल बद्र का हो, इन तमाम आतंकी संगठनों के जो कट्टर आतंकवादी हैं, जो बड़े आतंकवादी हैं, इनके खात्मे के लिए लगातार वहाँ पर हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक वहाँ पर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पर मारे गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के कई बड़े आतंकवादी भी शामिल हैं जो कि भारत में कई हमलों में शामिल रहे हैं। लेकिन पैटर्न एक जैसा रहा है, बाइक से लोग आते हैं, गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं वो इसको ट्रैक आउट नहीं कर पाती हैं। तो फिलहाल फिल्मी स्टाइल में इस घटना को अंजाम दिया गया और उसका रिजल्ट, आप नतीजा इस वक्त देख भी रहे हैं और डिटेल्स इस पर जैसे आएंगी मुकेश हम इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हमारे एक ब्रेक का है, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।